वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले और तफसील से बात करेंगे जो आज की ताज़ा तरीन और बड़ी ख़बर है, और वो ये है इमरान खान साहब की जो नाअहली है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि इमरान खान साहब 2019 के बाद वज़ीर आज़म और रुकन जो कौमी असम्बली थे, तो उन्होंने जो तोशा खाना से तहाइफ लिए, फिर उनको फ़रोख्त किया, तो इसकी जो रकूम थी वो उन्होंने अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की। फ़ैसले में ये भी कहा गया कि इस बिना पर इमरान खान साहब को गलत बयानी करने और झूठ बोलने के जुर्म के जो वो है वो उसमें गिल्टी हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 163P और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इमरान खान साहब को नाअहल किया है, और ये भी कहा फ़ैसले में कि अब उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ साथ आज इस कुछ घंटे बाद इस फैसले के ये भी इत्तला आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा हैं, उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। बहुत सख्त रद्द अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उनके मूड से साफ लग रहा था कि वो भी तैयार हैं इसके लिए। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो मुजाहरे हैं वो उनके कारकुनान इस वक्त भी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने साथ में ये भी कहा है कि वो इस फैसले को जो है कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे। हालिया दिनों में ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें या इमरान खान साहब की हम स्पेसिफ़िकली बात करें, तो उनके काफ़ी लीगल मसाइल या चैलेंजेस उनके लिए जो है वो बनते रहे हैं, और ख़ास तौर पे जहां इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक़ है। ममनुआ फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया था वो कहा जा सकता है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था। ये जो फ़ैसला आज आया है ये एक ऐसे वक्त में आया है जब इमरान खान साहब पहले बार बार कह रहे हैं कि वो अक्टूबर के महीने में ही लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत का भी एक हमने रद्द अमल देखा, एक से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इस हवाले से। बयानात जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ने, हुकूमत के लीडर्स ने जो है वो दिए, और उन्होंने कहा है कि अब और भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह है पिलडैट। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस रेफरेंस में इमरान खान साहब को वो रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं ECP में। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, आपने भी फैसला देखा, ऑब्वियसली आप भी इस पे बात करते रहे हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि ECP के पास ये पावर्स ही नहीं है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कह रही है ये तो शुरुआत है, ये तो केस आगे तक जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके जो कानूनी पहलू हैं उसके ऊपर अली ज़फ़र साहब की मौजूदगी में मुझे बात करना तो बिल्कुल ही बेमानी बात है, लेकिन जो जनरल सी चंद बातें एक शहरी की हैसियत से मैं कह सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये बहुत अनफेयर है कि आप इतना अहम केस में फ़ैसला दे रहे हों और उसका तहरीरी फ़ैसला मुकम्मल तौर पे अवेलेबल ना हो। बड़ा मुश्किल होता है कि नामुकम्मल 2 सफ़े की एक चीज़ बाहर निकली है जो मैंने पढ़ी है, का मतलब 35-36 सफ़े का तो कम से कम ये ऑर्डर है। और इतने लंबे चौड़े फैसले को अगर आप तैयार नहीं थे तो आप एक दिन बाद डिक्लेयर कर देते, क्या ऐसी मुश्किल थी? लेकिन बहरहाल ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मैं PTI का मेंबर नहीं हूँ, और PTI के और इमरान खान साहब के कई फैसलों पे तनकीद भी करता रहा हूँ, लेकिन ये फैसला आने के बाद मुझे बेइंतहा दुख हुआ है, इसलिए कि इमरान खान साहब मैं उनका हामी हूँ या खिलाफ हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान के एक मुस्तनद पॉपुलर लीडर हैं, गालिबन मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। और अभी इस गुज़श्ता इतवार को उन्होंने एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की है 6 कौमी असम्बली के हलकों में, और उनका वोट बैंक 2018 के मुकाबले में बड़ा है। तो इसके बाद ऐसे आदमी को जब आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो मुल्क की सियासत पे और मुल्क के जो वाकई मामलात हैं उसके ऊपर जो उसके असरात होंगे वो बड़े तशवीशनाक होंगे। और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा
पॉपुलर लीडर हमारी मुल्क की सियासत से बाहर हो, लेकिन बहरहाल कानून जो है उसको अपना रास्ता बनाना चाहिए। और कानून के बारे में मैंने तो इसके अंदर ये भी पढ़ा कि एक आर्टिकल 174 का जिक्र है जिसके तहत 3 साल तक सजा भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि आर्टिकल 134 के तहत कि ये 120 दिन के अंदर ही हो सकता था, उसके बाद नहीं हो सकता था। तो अभी अली जफर साहब कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ इतने दिन गुजर जाने के बावजूद। बिल्कुल ठीक। मैं अली जफर साहब से सर अब हमारा आई थिंक वी कैन टॉक टू हिम फाइनली। वेलकम टू द शो अली साहब। जी अली जफर साहब, सर आप ऑब्वियसली इस केस को आर्ग्यू भी करते रहे हैं, इसके अलावा इस पे आप गुफ्तगू भी करते रहे हैं। यू सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट कि ना तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था ना अहली का, और साथ में आप ये भी कहते थे कि इसमें बनती भी नहीं है। तो सर फिर आज जब ये फैसला आया है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? और एक्सपेक्ट तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर कर रही थी, बट वर यू एक्सपेक्टिंग यू नो कि ये आर्टिकल 63(1)(p) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं सर? जी देखें, जो रेफरेंस फाइल हुआ था, आपको याद है रेफरेंस में ये था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दे खान साहब को कि उन्होंने वो सादिक और अमीन नहीं रहे और उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि उन्होंने असासे लिए हैं, ख़रीदे हैं गिफ्ट तोशा खाना से, और उसके पैसे नहीं दिए और उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो जहाँ तक तो ख़रीदने का ताल्लुक था और जहाँ तक डिक्लेरेशन का ताल्लुक था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने पेश कर दिए थे। चलान फॉर्म्स भी थे उसमें, उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स भी थे, उसमें स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स भी थे, और बड़ी तरीके से ये बताया था इलेक्शन कमीशन को कि जो भी 30 जून को जो भी असासे होते हैं आपको वो डिक्लेयर करने होते हैं। अगर वो असासे आपने बेच दिए हैं तो उनके पैसे डिक्लेयर करने होते हैं, बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझा के और रिकॉर्ड दिखा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा था कि आपके पास 62(1)(f) के तहत कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि आप अदालत नहीं है, और सिर्फ अदालत एक ट्रायल के बाद ही ये डिक्लेरेशन कर सकती है। अब वो अजीब व गरीब बात ये देखी मैंने इस ऑर्डर में कि अदालत ने 62(1)(f) इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो अदालत वाला मामला तो ख़त्म कर दिया, 62(1)(f) की जिक्र ही नहीं किया, और कहा कि हम अपना अज खुद एक एक्शन लेंगे आर्टिकल 63(1)(p) के तहत। अब वो 63(p) जो है 63(2)(p) वो ये कहता है कि अगर आप किसी और कानून के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। वो और कानून क्या है? इलेक्शन एक्ट 2017। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमने ये डिस्क्वालिफिकेशन हम कर रहे हैं, 3 सेक्शंस बताए हैं इलेक्शन एक्ट के, 137, मेरे सामने ऑर्डर थोड़ा सा पड़ा है, 137, 167 और 173। ये तीनों जो सेक्शन है, तीनों जो शिक्के हैं इलेक्शन एक्ट की, इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं करता कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि डिस्क्वालिफिकेशन या डी सीटिंग कर दें। ये 137, 167 और 173 ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कोई शख्स मिस डिक्लेरेशन करता है तो 120 दिन के अंदर वो किसी ट्राइब्यूनल के पास ट्रायल के लिए भेज सकते हैं, और अगर वो ट्राइब्यूनल जो है वो फाइंडिंग के बाद, ट्रायल के बाद ये इस कंक्लूजन पे पहुंचता है, इस नतीजे पे पहुंचता है कि मिस डिक्लेरेशन हुई, तो फिर मामला वापस इलेक्शन कमीशन के जा सकता है कि उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तो जरूर किया कि 137 और इन सेक्शंस के तहत कह दिया कि ठीक है हम ट्राइब्यूनल के पास भेज रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुद ही फैसला कर दिया कि हम इनको डी सीट भी कर देते हैं और डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। अब ये जो पावर है, ये जो जुरिसडिक्शन है, ये जो इख्तियार है, ये मुझे तो इलेक्शन एक्ट में कहीं नहीं नजर आया। अजीबो गरीब सा ऑर्डर है, गैर आईनी और गैर कानूनी। और जिसमें ये कहा गया है कि जनाब आज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 62(1)(p) के तहत रेड विद 137, 163 हमारे पास ये इख्तियार आ गया है, कहीं से वो इख्तियार नहीं आया। ठीक सर। अहमद साहब, आपने अली जफर साहब की बात सुनी, उन्होंने कानूनी नुक्ते पे जिक्र किया, अभी उनसे हम दोबारा और तफसील भी पूछेंगे, बट सर वेरी क्विकली, एक तो बहुत अरसे से पाकिस्तान में ये जिक्र हो रहा था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए।
तो सर जो ये आज फैसला आया है जिसकी तफसीर भी हमें नहीं मालूम, मगर जो कीपिंग इन माइंड के था वो एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से या वहाँ कोई मिस डिक्लेरेशन का इशू है, मगर कहा यह जा रहा है कि फैसले में ये जुमला भी है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ है। सर डू यू थिंक कि ये वो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं? आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से तो इनको अगर कोई पैसे लेने चाहिए थे और वो उन्होंने ना लिए होते और फिर उनको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया जाता तो सही प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो होती। लेकिन लगता ऐसे ही है कि जैसे ये दानिस्ता या ना दानिस्ता उसी जानिब ये कदम बढ़ रहा है। लेकिन देखें, मुझे जो चीज़ बॉदर कर रही है और उसके बारे में मेरे ख्याल में अली ज़फ़र साहब हमें क्लैरिटी दे सकते हैं कि जो आर्टिकल 137 के पार्ट 4 में ज़ैली-शिक 4 में जो बात 120 डेज का जिक्र है, देयर इज अ बार ऑफ 120 डेज, क्या वो हर सूरत में 120 डेज के अंदर ही करना होता? अगर ये इतना ही ऑब्वियस है तो इलेक्शन कमीशन क्या इससे बिल्कुल ऑब्लिवियस था? ये कैसे उन्होंने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी एक ऐसी बुनियाद पे जो कि बिल्कुल कमज़ोर है 120 डेज वाली? तो ये मुझे बहुत हैरान कर रही है बात कि ये किस तरह से इमारत खड़ी होने दी गई। बिल्कुल ठीक। अली ज़फ़र साहब, अहमद साहब ने सवाल पूछ लिया सर, बट इफ़ आई कैन जस्ट टैग अलोंग अ क्वेश्चन हियर, और वो ये है कि सुबह से जो कमेंट्री हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया है या डीसीट किया है, रादर डिस्क्वालीफाई नहीं किया, अगले इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। बट जब आज वज़ीर कानून साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, वो तो 5 साल का जिक्र कर रहे थे। तो सर ये भी ज़रा हमें समझाएं, आई मीन हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस? ये देखें, 5 साल का जो जिक्र वो कर रहे थे, पहले तो मैं आपका इस सेकंड जवाब दे दूं। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे 5 साल का जो जिक्र कर रहे थे, वो अगर ट्रायल के बाद ये फैसला होता है कि किसी ने मिस डिक्लेरेशन की है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो ट्रायल के फैसले को देखते हुए 5 साल मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन कर दें। लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब ट्रायल के बाद हो। अभी तो ट्रायल में क्या फैसला होना है वो अलग बात है। अब जहां तक सवाल उठाया, पहला सवाल, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में भी यही चीज घूम रही है उस वक्त की कि इतना क्लियर कट प्रोविजन है, एक लिमिटेशन पीरियड है, और ये ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं गया। इस पे पूरे दिन बहस होती रही कि आपके पास अगर कोई शख्स मिस डिक्लेरेशन का इल्जाम लेके आता भी है तो आपके पास 120 दिन है जिसके अंदर आप एक्शन ले सकते हैं। वो भी एक्शन आप खुद नहीं ले सकते। उसका मतलब ये है कि आपने ट्रिब्यूनल को भेजना है या इसको एक कोर्ट को भेजना है इसकी कार्रवाई के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कंप्लेनेंट बन सकती है 120 दिन के अंदर, लेकिन अज खुद डीसीट भी नहीं कर सकती, डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकती, या कोई 120 दिन के बाद एक्शन नहीं ले सकती। वो फंक्टस ऑफिशो हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ इसी नुक्ते को देखें तो इससे आपको जाहिर नजर आता है साफ साफ कि ये ऑर्डर जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी ऑर्डर और इन हेस्ट दिया गया है। आप देखें कि अनाउंस हो गया आज, और मैंने जब ऑर्डर, क्योंकि मैं आज रात को ही चैलेंज करना चाह रहा था, आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त एक माहौल बना हुआ है और लोग सड़कों पे आए हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे एक मेंबर ने अभी साइन ही नहीं किया ये जो जजमेंट है या ऑर्डर है। पंजाब के जो मेंबर थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार थे, आज वो आए ही नहीं। अगर एक साइन ही नहीं किया तो फिर तो ये कानून की नजर में ये ऑर्डर ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर सिर्फ तब होता है जब पूरे के पूरे मेंबर्स बैठ के इसको साइन कर दें। तो ये एक अजीबोगरीब माहौल क्रिएट करेगा। आपकी बात काट रही हूँ। सलमान आजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सलमान साहब। जी सलमान साहब, ऑब्वियसली अली ज़फ़र साहब बात कर रहे थे, उन्होंने 62(1)P का भी जिक्र किया, F का भी जिक्र किया, 120 डेज़ भी हमने डिस्कस किया। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? उनके ख्याल में तो ये गुंजाइश ही नहीं है इस तरह का फैसला देने की इलेक्शन कमीशन के पास। जी, मैं अली ज़फ़र साहब की बात तो नहीं सुन सका पूरी तरह, मैं अपनी राय आपको दे देता हूँ।
देखिए, मेरी नज़र में ये फैसला इंतहाई कमज़ोर है और मुबहम भी है। जहाँ तक ताल्लुक है 63(1)P का, तो 63(1)P आइन का ये तसव्वुर करता है कि कोई शख्स किसी और कानून के तहत नाअहल है और वो ये कहता है कि उस नाअहली को एक आइनी नाअहली भी तसव्वुर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले कोई शख्स नाअहल हो चुका हो। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सिर्फ इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 का हवाला दिया है। अब सेक्शन 137 ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने कोई गलत गोशवारा दाखिल किया है अपने असासों के हवाले से, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन फाइलिंग की जो डेट है उसके 120 दिन के अंदर फौजदारी कार्रवाई शुरू कर सकता है। 120 दिन गुजर जाने के बाद फौजदारी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। अब इन्होंने ये कहा, कोई जिक्र मुझे नहीं मिला कि क्यों इन्होंने 120 दिन की जो मुद्दत है एक तरह से लिमिटेड, उसको गैर अहम समझा और कहा कि सेक्शन 173 और 74 के तहत कार्रवाई की जाए, जहां सेशन अदालत जो है वो मुकदमा चलाकर सजा देने की मजाज है। अब अगर ऐसा मुकदमा चल सकता या चले, उस सूरत में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत किसी शख्स को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है सजा की मुद्दत काटने के बाद। तो ये तमाम कार्रवाई होने से पहले किस इख्तियार के तहत इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया, ये मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये एहतियात जरूर बरती है कि 62(1)F के तहत कोई फैसला नहीं दिया, और अगर दिया होता तो वो मजीद गलती होती। 62(1)F में इख्तियार सिर्फ एक अदालत का है। बड़ी वजाहत है 62(1)F में कि किसी के हवाले से ये कहना कि वो सादिक नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ अदालत का है और इलेक्शन कमीशन हरगिज एक अदालत नहीं है। लिहाजा उस तरफ तो वो गए नहीं, लेकिन जो फैसला दिया है उन्होंने, वो भी मेरी नज़र में उनके इख्तियार से बढ़कर है। उन्हें इंतजार करना था एक फौजदारी मुकदमे को कायम करना था 120 दिन में, और उसके बाद उसके फैसले की बुनियाद पर आगे बढ़ना था। तो ये सब कुछ होने से पहले इलेक्शन कमीशन का आज का जो फैसला है मेरी नज़र में कानूनन बहुत ही कमज़ोर है, और हाई कोर्ट में अगर रिट पिटिशन होगी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये फैसला तो खड़ा नहीं रह सकता। सलमान साहब, माफ करिएगा आपकी बात काट रहा हूं सर, करप्ट प्रैक्टिसेस का भी जिक्र किया है फैसले में, जो हमें थोड़े से उसके सफ़े नज़र आए हैं, पढ़ा है उसके अंदर। तो सर एक मिस स्टेटमेंट जो डिक्लेरेशन की है या डिक्लेरेशन की, उसको सर करप्ट प्रैक्टिसेस से कैसे लिंक किया है? जी मैं अर्ज करता हूँ, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका है सेक्शन गालिबन 167, उसमें उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन कर दिया है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो उस तरह की करप्शन हो जो हम आम जुबान में तसव्वुर करते हैं कि किसी ने करप्शन की। वहां उन्होंने जिन चीजों को करप्ट प्रैक्टिस कहा है उसमें गोशवारे में गलती या कमी बेशी को भी करप्ट प्रैक्टिस। लिहाजा ये एक तकनीकी नौयत की करप्ट प्रैक्टिस है, इसमें कोई उस तरह की करप्शन का कोई अमल दखल नहीं है जिसको आमतौर पर हम करप्शन समझते हैं कि एक शख्स के पास कुछ असासे थे, तोहफा था, क्या उस तोहफे को जाहिर करना था, या उस तोहफे को अगर बेच दिया गया तो जो रकम उससे हासिल हुई उसको ठीक तरीके से जाहिर किया गया या नहीं किया गया, ये सवाल है यहाँ पे। इसके अलावा कोई करप्शन का मामला नहीं है। अहमद बिलाल साहब, आज ऑब्वियसली जब ये फैसला आया तो उसके बाद कुछ जगहों पे मुजाहिरे भी हुए कारकुनान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर क्या आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस तरह का, जिसको हम कहते हैं ना कि हर शहर के अंदर वो एहतजाज करेगी, ये हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा, या वो जो लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहे थे, कहा जा रहा है कि खान साहब आज अभी थोड़ी देर में उनका कोई 8:30 बजे तक पैगाम भी आएगा, डू यू थिंक कि अब वो लॉन्ग मार्च की तरफ मूव करेंगे, या ये जिस तरह का एहतजाज आज हमने देखा जो स्पॉन्टेनियस कोट एंड कोट लगता था, वो इस तरफ बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में वो लॉन्ग मार्च के बारे में तो थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार नजर आते थे, लेकिन ये जो फैसला है और इसके बाद जो रिएक्शन है, ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अब इसी को लेके वो आगे चल पड़ेंगे। तो ये एक शक्ल इख्तियार कर सकता है लॉन्ग मार्च की भी। तो उनको जो फैसला करना था मुश्किल, वो लगता है कि वो फैसला उनके बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन ने कर डाला है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये तो सब कुछ एक्सपेक्टेड था, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो मालूम था कि जब भी ये फैसला आएगा या कोई भी चीज़ नेगेटिवली अगर इमरान खान साहब के बारे में आएगी तो उसके बारे में रिएक्शन तो होगा। वो कितना देर पा होगा, कितनी देर चलेगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है रिएक्शन का आना। लेकिन ये
जो अहम बात है, वो जिस बात से मुझे ज़हनी तौर पे थोड़ा सा तकलीफ होती है, वो ये है कि अब ये आम रिवाज हो गया है कि अगर आपके पास अदालतों के पास जाने की ऑप्शन मौजूद है भी और वहां से आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद हो भी, तो बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि उसको स्ट्रीट पावर के साथ सप्लीमेंट किया जाए ताकि ये ज़्यादा यकीनी हो जाए अदालतों से इंसाफ मिलना। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये एक बुरा ट्रेंड है। ये ज़रूरत होनी नहीं चाहिए इंसाफ हासिल करने के लिए सड़कों पे आके इस किस्म के एहतजाज करने की। सलमान साहब, वैसे तो आपसे हम ऑब्वियसली लीगल व्यूज़ लेते हैं, बट बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो है अहमद बिलाल साहब ने उठाया है सर, ये पाकिस्तान में एक बुरा ट्रेंड क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डाला है या कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अब उनको ये लग रहा है कि अगर हमारे साथ अदालतों में फैसले जो है हमारे हक में नहीं आ रहे तो उसके बाद अपना स्ट्रीट पावर दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। विच ऑफ द टू डू यू थिंक इट इज़ सर? नहीं, देखिए, बात तो बदकिस्मती की है, लेकिन ये एक इजहार है उस बेयकीनी की कैफियत का जो माशरे में है इदारों के हवाले से, और यही समझा जाता है कि कोई दबाव है जिसके तहत फैसले होते हैं, और जब तक उस दबाव को सड़क पर आकर उसका मुकाबला ना किया जाए और एक काउंटर प्रेशर ना डाला जाए तो शायद फैसला अपने हक में ना हो। अब ये बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन बहरहाल एक ये सोच है जो सियासी जमातों में भी है और माशरे में भी है कि अपने सही हक के लिए भी आप समझते हैं कि आपको कहीं से कुछ बैरूनी असर जो है वो मामले पर डलवाना चाहिए। बिलाल साहब, ये तो अब जैसे सलमान साहब ने भी कहा ना सर, रिवाज हो गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी जब उनको फॉर एग्जांपल फॉरेन फंडिंग में ख़तरा था कि उनके खिलाफ केस आएगा, तो तब भी उनका जोर इस पे कभी भी नहीं था कि उनका लीगल केस क्या है। उनका जोर हमेशा इस पे था कि खान साहब जो है वो एक बहुत मकबूल लीडर हैं, और क्योंकि वो मकबूल लीडर हैं तो उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आज भी उनके जो पार्टी के साथी थे उनकी तरफ से भी आज जो बात हो रही थी इस फैसले के आने से पहले और उसके बाद भी, वो ये कि इतना मकबूल लीडर और किस तरह से आप ये फैसला कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये लाइन ऑफ रीजनिंग तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल है। आप अगर सवाल ये है कि आपने कोई गलत काम किया है या नहीं किया है। अगर आपने गलत काम किया है तो शायद आप पॉपुलर लीडर की जिम्मेदारी आम आदमी से कहीं ज़्यादा हो जाती है, और हमने देखा है कि जिन माशरों के अंदर रूल ऑफ लॉ का एहसास ज़रा पुख्ता है, वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो ऐसे मामलों में ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाते हैं। वो अगर कोई गलती करते हैं और अगर वो अपने प्राइवेट अकाउंट से कोई ऑफिशियल चीज़ ईमेल भी कर दें तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। वो आम आदमी को शायद इस किस्म की सूरत हाल का फैसला ना करना पड़े। तो ये बिल्कुल गलत लाइन ऑफ रीजनिंग है। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें आरफा, तो मैं एक सवाल राजा साहब की मौजूदगी से आप पूछ लूँ। आपके काम में थोड़ी सी मदाखलत तो होगी आपकी टर्फ में। नहीं सर आप सवाल पूछ लें। वी हैव टू टेक अ ब्रेक, फिर सलमान साहब इफ ही इज काइंड इनफ तो वो ब्रेक के बाद जवाब दे देंगे। आप सवाल जरूर पूछें। वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात तो मुझे भी ये जो 2 सफ़े मिले हैं उनमें कहीं नजर नहीं आई, लेकिन एक चीज मुझे लगा है वो सेक्शन 174 ऑफ इलेक्शंस एक्ट का, उसके अंदर ये जिक्र है कि पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस में एक्सटेंड टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये काफी हार्श चीज मुझे नजर आई। तो मैंने कहा कि ये वाकई क्या करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर डिस्क्वालिफिकेशन ना भी हो तो क्या 3 साल की कैद हो सकती है, और क्या अगर वो हो जाए तो उसके नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। सलमान साहब से ये पूछा था कि ये 3 साल की जो सज़ा का जिक्र है ये उनके ख्याल में बहुत सख्त है, और उन्होंने उस हवाले से तफसील पूछी थी सलमान साहब से। जी सलमान साहब। ये देखिए, जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 174 है वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सजा जिस चीज को करप्ट प्रैक्टिस कहा गया है उसमें 3 साल दी जा सकती है। करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन में, जैसा कि मैंने अर्ज किया, गलत स्टेटमेंट या गोशवारे जमा कराना शामिल है। लिहाजा टेक्निकली ये मुमकिन है कि किसी शख्स को 3 साल तक की सजा हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर आइन के आर्टिकल 63(1)H के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा उस सजा को। 63(1)H से कहता है कि अगर मॉरल टर्पिट्यूड के किसी मामले में, यानी कि अखलाकी बेरारवी के किसी मामले में किसी शख्स को 2 साल से ज्यादा
सजा हो जाए तो उस सूरत में वो शख्स नाअहल हो जाता है 5 साल के लिए जेल में अपना वक्त गुजारने के बाद। यानी कि अगर 2 साल सजा है तो उसके बाद 5 साल मजीद काटने पड़ेंगे, इस तरह 7 साल की नाअहली बन जाती है। लेकिन वो मकाम तो भी आया ही नहीं था। देखिए अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन की जो हद थी किसी तरह उसको पार किया। हमें अभी नहीं पता कि उसको कैसे पार किया, वो एक हद थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि सेशन अदालत में मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमे ने चलना था, चलने के बाद उसमें सजा होती या ना होती, और अगर हो जाती और 2 साल से जायद होती तो फिर सवाल उठता कि क्या 63(1)H के तहत वो नाअहल तस्वुर किए जाएंगे या नहीं तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ अभी मुस्तकबिल में है। पर आज ही इलेक्शन कमीशन ने ये एक फैसला दे दिया या ये हुक्म जारी कर दिया कि वो नाअहल हैं। इसीलिए हम सब जो वकालत से या कानून से कुछ ताल्लुक रखते हैं इस फैसले के हवाले से हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। सलमान साहब, आपकी बातों से ये लगता है कि जैसे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपील लेके जाती है हाई कोर्ट में तो उनको बहुत जल्द इस पे आपके ख्याल में मिल सकता है रिलीफ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डू यू थिंक इट्स रियलिस्टिक टू से दैट इट विल बी अ मैटर ऑफ डेज? देखिए पहले तो इस फैसले को सस्पेंड करने की इस्तदा की जाएगी, उसमें तो मामला जल्दी तय हो जाएगा। मामला फैसला कुछ भी हो, लेकिन ये जो इंटरिम रिलीफ का मामला होता है उसमें बहुत देर नहीं लगती, दिनों में वो बात तय हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध हफ्ते में। लेकिन उसके बाद जो हतमी फैसला है कि क्या इस फैसले को रद्द करना है या इसको कायम रखना है, उसमें कुछ वक्त लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।